हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और हम पढ़ रहे थे हमारी 4th यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी लास्ट यूनिट रहेगी इस टॉपिक की। ठीक है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी प्रथम। ठीक है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहा है। ठीक है, अब ये जो है वैद्युत रसायन फर्स्ट, उसके अंदर देखिए हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। पहले देखो, अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हीट ऑफ मेथड पढ़ा था और मूविंग बाउंड्री मेथड पढ़ा था। यहाँ तक बात क्लियर है। वहां पे हमने क्या निकाला था? वहां पे हमने अभिगमनांक निकाले थे। अभिगमनांक निकाले थे, धनायन के अभिगमनांक, ऋणायन के अभिगमनांक निकाले थे। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखिए, अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहली बात, एक बार वापस से जो अभिगमनांक है यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर हीट ऑफ नंबर की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। विद्युत धारा का वह भाग जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है वो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर या हीट ऑफ नंबर कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हीट ऑफ नंबर और जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट आता है टेम्परेचर। क्या आता है? ताप। ताप की बात करते हैं। देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा धारा का वह भाग जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है। अब आयन धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो आयनों में गति बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इनका मान होता है लगभग 0.5 के। ज्यादा तापमान होता है, सब कितना भी तापमान हो, ऑलमोस्ट देखा गया है कि उनका अभिगमनांक कितना होता है टेम्परेचर पे? 0.5। ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सेकंड है आयनों का जलयोजन। क्या है सेकंड? आयनों का जलयोजन। तो आयनों के जलयोजन की हम बात करते हैं तो हमने देखा, देखो आयनों के जलयोजन की बात होती है तो देखो जैसे कि कार्ल-राउस के नियम के अंदर भी पढ़ा है कि जो चीजें होती हैं वो किन पर निर्भर करती है? आयनों की संख्या पर, उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जितना बड़ा आयन होगा उसकी जलयोजन क्षमता उतनी ही कम होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या बोल रही हूँ मैं? जितना बड़ा आयन होगा हमारे पास उसकी जलयोजन क्षमता उतनी ही कम होगी। 2 लाइन में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट है कि अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक हो गई है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन बुक में था इसलिए पढ़ना पड़ा। ठीक है, ताप हो गया और आयनों की जलयोजन पर यह निर्भर करती है। ठीक है, सेकंड है चालकता मूलक अनुमापन के प्रयोग। देखिए, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि चालकता मूलक अनुमापन के प्रयोग में क्या क्या है। देखो, इसके अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन व आयनन की मात्रा का निर्धारण। क्या बोल रही हूं मैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, उनकी वियोजन और आयनन की मात्रा का निर्धारण करेंगे। इसके अंदर प्रयोग किए गए थे ये, उसके अंदर हम क्या करेंगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन और आयनन की मात्रा ज्ञात करना। तो मैं वापस याद दिलाना चाहूंगी आपको कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा निकाली थी। वियोजन की मात्रा निकाली थी, वो कितनी थी हमारे पास? उसको किससे डिनोट किया था? अल्फा से डिनोट किया था। अल्फा किसके बराबर था? लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर था। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो लैम्डा इनफाइनाइट था ये क्या था हमारे पास? लैम्डा इनफाइनाइट था जो क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, और लैम्डा वी क्या था हमारे पास? लैम्डा वी था हमने जो क्या देखा था? तनुता पर चालकता का प्रभाव दे रखा था, सॉरी चालकता पर तनुता का प्रभाव देखा था, वो लैम्डा वी था। और लैम्डा इनफाइनाइट क्या था? अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। क्लियर है?
और हमने ये भी पढ़ा है पीछे कि कार्ल-राउश का नियम क्या कहता है। कार्ल-राउश का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो उसमें उपस्थित धनायनों की मोलर चालकता व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो लैम्डा इनफाइनाइट की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। ऐसे हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और चालकता अनुमापन में किसकी मात्रा निकाली, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा या फिर आयनन की मात्रा निकाली गई, ठीक है। सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड अब हम बात करते हैं किसकी, अल्प विलेय लवणों की विलेयता की। अब मेरी बात इसको उतार लेना, ठीक है। अब देखिए तब तक मैं बता देती हूँ अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण कैसे होता है। देखिए कुछ लवण ऐसे होते हैं जैसे कि AgCl ही ले लो, ठीक है, AgCl ले लो या फिर ऐसे SO4 ले लो, यानी कि कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनकी जो विलेयता है वो हम जो सामान्य विधियां ज्ञात लेते हैं, सामान्य विधियों से विलेयता निकालते हैं, जैसे कि ये विधि है इनसे वियोजन की मात्रा विलेयता निकालते हैं, उनसे नहीं निकाल सकते हैं अल्प विलेयों की विलेयता को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए चालकता मापक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, चालकता मापक का प्रयोग करते हैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता साधारण विधियों से ज्ञात नहीं की जा सकती, तो क्या करते हैं हम चालकता मापक द्वारा उसकी चालकता विलेयता ज्ञात करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए ये ऐसे एक प्रयोग थे, मान लीजिए कोई लवण है, ठीक है, उसकी हमको विलेयता ज्ञात करनी है। उस लवण की विलेयता ज्ञात करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका शुद्ध अवक्षेप ले लेते हैं। शुद्ध अवक्षेप ले लेते हैं तो उसके अंदर जो लवण है उसको गर्म करते हैं। जब हम उस लवण को गर्म करते हैं तो कुछ पदार्थ तो होता है जो नीचे बैठ जाता है, जिसको तो हम बोलेंगे KS, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो क्या होता है, जल में घुल जाता है। मान लीजिए ये था पूरा लवण था, ये जो नीचे का पदार्थ है वो तो क्या हुआ, नीचे बैठ गया अवक्षेप तो, और कुछ जल में घुल चुका है। अब तो जो जल में घुला उसको किससे डिनोट करेंगे, KH2O से। तो अपन को संपूर्ण लवण की विलेयता यानी कि पूर्ण लवण के लिए क्या हो गया, ये पूरे लवण के लिए क्या हो गया, संपूर्ण लवण के लिए, संपूर्ण लवण, संपूर्ण लवण के लिए हो जाएगा ये KS माइनस KH2O। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मान लीजिए ये जो लवण के लिए अपन ने विलेयता निकाली है, ठीक है, प्रयोग करके, लेकिन हमको इसको किस में लेना है, हमें इसको लेना है किसमें, तुल्यांकी लीटर में, ठीक है, किसमें, ग्राम तुल्यांकी लीटर में। जब हमने ग्राम तुल्यांकी लीटर में लेते हैं तो ये तो हो जाएगा लैम्डा V इज इक्वल टू KS माइनस KH2O, ठीक है, ये पता है सबको क्या है, ठीक है। अब ग्राम तुल्यांकी लीटर में लेते हैं इसकी सांद्रता को, तो क्या हो जाती है सांद्रता, पहले पीछे पढ़ चुके हैं ये सब, K इंटू 1000 अपॉन C। ये चीजें सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब तक पीछे के लेक्चर नहीं लोगे नहीं पता चलेगा कि ये सब क्या है, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये सब एंड टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है। तो लैम्डा V की जगह हम इसका मान K क्या है, ये है, तो K का मान था, ठीक है, विलेयता थी, तो हमारे पास लैम्डा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KS माइनस KH2O 1000 अपॉन C। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने क्या देखा, ये होता है ग्राम तुल्यांकी लीटर में ले लिया, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि अल्प विलेय लवणों की विलेयता है, यानी कि ये जो लवण है उनकी विलेयता बहुत ज्यादा कम है। जब इनकी विलेयता बहुत ज्यादा कम है तो लैम्डा जो V है ना, इसको अपन किसके बराबर मान लेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट के। लैम्डा V का मान किसके बराबर मान लेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर मानेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास C इधर आ जाएगा, C इज इक्वल टू KS माइनस KH2O इंटू 1000
अपॉन ये जो लैम्डा इनफाइनाइट था वही है, लैम्डा इनफाइनाइट आ गया लैम्डा वी की जगह, क्यों? क्योंकि अल्पविलेय लवणों के लिए है तो उसका मान लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर माना। और पीछे वही अभी अभी बताया कि जो लैम्डा इनफाइनाइट है वो क्या होता है, धन आयनों की अनंत अनुचालकता और इसके बराबर होता है। ये कार्वाउश का नियम है हमारे पास, ठीक है। तो C इज इक्वल टू KS माइनस KH2O इंटू 1000 अपॉन धन आयन का अनंत अनुता पर मोलर चालकता और ऋण आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो C आया है ना, ये जो C है इसको हम गुणा करते हैं किससे, इस C को हम लवण का जो तुल्यांकी भार था हमारे पास उससे गुणा करते हैं। C को किससे गुणा करते हैं, लवण के तुल्यांकी भार से। ये जो मान आया इसको हम जब लवण के तुल्यांकी भार से गुणा करते हैं तो हमारे पास लवण की विलेयता आ जाती है। क्या आ जाती है, लवण की विलेयता। तो हम कह सकते हैं कि जो लवण की विलेयता कैसे निकालते हैं, जब इस C का मान आ जाएगा, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इनके मान दे दिए जाते हैं तो यहाँ पे C का मान निकालेंगे। C के मान को जब हम लवण के तुल्यांकी भार से गुणा करेंगे तो लवण की विलेयता निकल के आएगी अपने पास। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। इसको उतार लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या, चालकता मूलक अनुमापन। ओके, ठीक है। अब फोर्थ है अपना चालकता मूलक अनुमापन। देखिए चालकता मूलक अनुमापन में हम क्या करते हैं, किसी का लास्ट पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट या फिर बोल सकते हैं हम अंतिम बिंदु ज्ञात करने की विधि है ये, ठीक है। देखो चालकता मूलक अनुमापन क्या होता है, अंतिम बिंदु ज्ञात करने की विधि है ये। किसकी अंतिम बिंदु ज्ञात करने की विधि है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं लैब में, एक्सटर्नल पूछता है, हमको क्या दे दिया जाता है, अज्ञात विलयन दे दिया जाता है, कोई भी अज्ञात विलयन दे दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमको अज्ञात विलयन दे दिया जाता है, एक तो वो होगा अज्ञात विलयन और एक दूसरा विलयन होता है जिसकी मात्रा इस विलयन से 5 गुना ज्यादा होगी। क्या बोल रही हूं मैं, कोई अज्ञात विलयन है और जो दूसरा विलयन है उसकी मात्रा क्या है, इस विलयन से 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। और ये किसमें, चालकता सेलों के अंदर अपन को ये प्रयोग करने होते हैं। किसमें, चालकता सेलों में ये प्रयोग करने होते हैं, चालकता सेल में ये प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्या काम आती है अपने पास, ब्यूरेट काम में आती है। ब्यूरेट तो सबको पता होगा, एक कांच की होती है, बीच में उस पे क्या होते हैं, अंक होते हैं मापने के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को मापना भी लास्ट पॉइंट ही है हमारे को, ठीक है। तो 5 गुना इसकी मात्रा है, तो एक विलयन को हम क्या कर लेते हैं, ब्यूरेट में भर लेते हैं और दूसरे विलयन में उसको मिलाते हैं। जैसे जैसे उसको ड्रॉप करके मिलाया जाता है तो मिलाते हैं, फिर उसकी चालकता ज्ञात करते हैं क्योंकि उस पर नंबरिंग होती है, फिर मिलाते हैं, फिर उसकी चालकता ज्ञात करते हैं। तो लास्ट में जब वो 0.1 ml होता है ना, जब वो लास्ट में 0.1 ml बचता है, वहां पर उसका एंड पॉइंट ज्ञात करके उसकी चालकता ज्ञात की जाती है। ये तो क्या हो गया, चालकता मूलक अनुमापन का प्रयोग। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमने जो चालकता ली है, प्रेक्षित चालकता ली है, वो क्या है, C है। और अनुमापन का आयतन क्या होगा, उनका आयतन होगा अपने पास V। और अनुमापन की मात्रा का आयतन क्या होगा, की मात्रा का आयतन होगा अपने पास स्मॉल v, ठीक है। तो अपने पास ये पूरा क्या आ जाएगा समीकरण, C इज इक्वल टू कैपिटल V स्मॉल v इंटू C,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चालकता मूलक अनुमापन। मेरी बात वापस ध्यान से सुन लो, ठीक है। अपन इसको उतार लेना, ब्यूरेट में मिलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक दोनों पदार्थों को मिलाते हैं और उनका अनुमापन करते हैं, उनके मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो दोनों एक एंड पॉइंट पर मिलते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं। क्या कर देते हैं हम वहां पे, एक सीधी रेखा खींच देते हैं, वही हमारा क्या कहला जाएगा, एंड पॉइंट कहला जाएगा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो चालकता मूलक अनुमापन है ना, उसको भी बहुत भागों, दो भागों में बांटा गया वैसे तो, फिर उन भागों के भी भाग है। वो सब क्या है, ये सब हम ग्राफ में बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अम्लों के चालकता मूलक अनुमापन है, एक तो अम्लों का चालकता मूलक अनुमापन है और एक है सेकंड अवक्षेपण अनुमापन, एक है अवक्षेपण, ठीक है, ये वाला अवक्षेपण। एक अवक्षेपण अनुमापन होता है, इनमें क्या करते हैं, जैसे कि अम्लों का अनुमापन करते हैं, अम्लों की चालकता मूलक अनुमापन, तो वहां हम क्या करते हैं, जैसे कि दुर्बल अम्ल के साथ ग्राफ खींचते हैं, तो वहां कौन सी सीधी रेखा प्राप्त होती है, वहां जो एंड पॉइंट होता है वो ज्ञात करते हैं। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार ले लेते हैं, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल ले लेते हैं। ऐसे 4 कंडीशन आती है इसके अंदर। सेकंड है अवक्षेपण अनुमापन, उसमें जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसका अनुमापन किया जाता है। तो ऐसे करके हमारी जो वैद्युत रसायन फर्स्ट है, फोर्थ, वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू।